स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, हैप्पी मंडे मॉर्निंग्स। यस आज फिलहाल बाजार को देख के तो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन और सबसे अच्छी बात कि आज पहला मंडे ऐसा था कि मैं ऑफिस आते वक्त भीगा नहीं हूं। वाह, ओके, मेरे ख्याल से ये हाईलाइट रही है आपकी आज के पूरे दिन की। बाकी बाजार की हाईलाइट भी आपको बताएंगे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन झटपट शो की शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव, निफ्टी करीब 70 अंक फिसलकर 25,600 के पास। बैंक निफ्टी ऊंचाई से 250 अंक फिसलकर 57,400 के करीब। डिस्काउंट पर डील से जेबी फार्मा करीब 6% तक टूटा, तो वहीं टॉरेंट फार्मा सपा। काकिनाडा प्लांट में पेनिसिलिन जी प्रोडक्शन फिर शुरू करने की इजाजत से औरबिंदो फार्मा का शेयर 2% से ज्यादा मजबूत। वहीं नैटको, अजंता फार्मा, लॉरस लैब्स में 2% से ज्यादा की तेजी। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, मारुति 1.5 से 2% कमजोर। आयशर और मदरसन पर भी दबाव। सरकारी बैंकों में खरीदारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक 3 से 4% तक की तेजी में। बीओबी और इंडियन बैंक में भी मजबूती। आज बंद होने वाला है इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का आईपीओ। ठंडे रिस्पांस के साथ अब तक सिर्फ 98% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की सलाह। दो नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और रेड काउंटी मीडिया का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। आज से खुला वंदन फूड्स, मार्क लॉयड और सेडार टेक्सटाइल का आईपीओ। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने तीनों ही आईपीओज में दी अवॉइड की सलाह। पुष्पा ज्वेलर्स और सिल्की ओवरसीज का आईपीओ भी आज से खुला। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने दोनों ही आईपीओज में अवॉइड की सलाह दी। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स, और एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और इन सवालों पर आपको बेहतर राय हमारे एक्सपर्ट के जरिए मिलती है। तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जरिया बेहद आसान है। आपकी स्क्रीन के एक हिस्से में हम लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जैसे ट्विटर यानी एक्स, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप एक्टिव हैं तो वहां पर भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए। हम वहां से भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और एक सबसे इफेक्टिव जरिया है और वो है यूट्यूब। ये शो लाइव देखते वक्त आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कीजिए। हम इस 1 घंटे के मेगा शो में बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो एक फॉर्मेट जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट भाषा में लिखिए। किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जरूर बताइए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नजरिया जरूर वहां पर लिखिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको उस आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको बेहतर राय दे पाए। तो चलिए फटाफट से अपने सवाल आप भेजिए। इन सबके बीच में आप जरा बता दें, हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अहम गेस्ट, और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले मार्केट पर भी हम चेक लेंगे। राजेश जी हमारे साथ इस वक्त बन चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास आऊं उससे पहले बाजार का जरा एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ लगभग यहाँ पर 80 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी में 25,550 के पास इस वक्त निफ्टी अभी भी 25,500 तक के अहम लेवल को थामे हुए है। बैंक निफ्टी में देखें तो यहां भी लगभग 80 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 57,350 के पार इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखिए, एसबीआई लगभग 1.5% यहां पर
मजबूत होता हुआ। निफ्टी का टॉप गेनर आज एसबीआई है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस देखिए लगभग 1.25% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस अगर हम देखें लगभग 1% मजबूत है। बीईएल, एचडीएफसी लाइफ और ओएनजीसी में हम देख रहे हैं कि आधे % से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो देखिए टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप लूजर इस वक्त लगभग 2% से ज्यादा गिरा हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हीरो मोटो, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी और अपोलो हॉस्पिटल में 1 से 1.5% तक की गिरावट हम देख पा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। 1632 शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 987 शेयर ऐसे हैं जिन पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो यह है बाजार का पूरा मूड और माहौल। खबरों के दम पे जो इन शेयरों में एक्शन है वो भी हमने आपको बताया। इन सब के बीच में राजेश जी को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। राजेश जी, मंडे के लिए क्या रणनीति रखी जाए, यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर राय दीजिए। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए मार्केट का अगर मूड और माहौल जैसे आपने कहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुस्ती दिखाई दे रही है। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो एडवांस डिक्लाइन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के सामने ऑलमोस्ट 2 पॉजिटिव स्टॉक्स है, तो काफी अच्छा अंडरटोन है। इनफैक्ट अगर लास्ट वीक का अगर हम चार्ट्स को देखें तो 6 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड जुलाई या जून एंड तक निफ्टी 26,000 और 26,300 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखे। कोई भी निफ्टी में डिप आता है टुवर्ड्स 25,450 या 25,400 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग है इसमें, बट अभी भी इसमें बायस पॉजिटिव है। 57,000 के आसपास काफी एक अच्छा बेस बना है। एक प्रीवियस स्विंग हाई था एंड उसको ब्रेक करने के बाद 57,000 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ऊपर में अगर आप देखें तो 58,000 और 58,300 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, डिप्स में बाय करने की रणनीति रहेगी। चलिए 25,400 या 450 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी डिप्स में खरीदारी आप कर सकते हैं। 58,300 या 58,000 तक के लेवल्स यहाँ पे रेजिस्टेंस के तरह एक काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। गुलशन सिंह साहब हमारे शो के आज पहले दर्शक जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन जी हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैं मेरे जम्मू से स्टॉक्स में जी ओके, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के 950 शेयर हैं। 950? जी 950 शेयर है एनटीपीसी ग्रीन के। ओके, बाइंग प्राइस 118 का। 118? जी मैम अभी लॉस में हूँ मैम 11,000 तकरीबन। एब्सोल्युटली। मुझे आपसे ये जानना है कि अब इसको आप कितना समय देना चाहते हैं? मैम कोई 3 महीने या 4 महीने। आपने अपनी बाइंग प्राइस 118 बताई है, राइट? जी जी मैम। ओके, सो यहाँ तो आपको मुनाफा हो रहा है। नहीं मैम इसमें लॉस चल रहा है मैम 11,000 तकरीबन। 118 है अभी, लाइव प्राइस चल रहा है मैम 105। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ एनटीपीसी ग्रीन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप एनटीपीसी ग्रीन की बात कर रहे हैं। जी जी मैम। राइट, ओके। एनटीपीसी ग्रीन हम लेकर आएंगे स्क्रीन पर। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आप लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। क्लियरली अब रणनीति शॉर्ट टर्म ही माने गुलशन? जी हाँ मैम। है ना? ठीक है। जी हाँ। ओके, राजेश, एनटीपीसी ग्रीन की बात हो रही है, हमें लगा था एनटीपीसी है बट नहीं, यहाँ पर ये घाटे में है। ओके, पिछले एक महीने में 104 तक का लो हमने देखा हुआ है, वहाँ से भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है वैसे। अगर हम एक महीने का चार्ट देखें भी सो 109 के ऊपर 110 दैट्स इट। मेरे ख्याल से उसके ऊपर हमने इसको जाता हुआ नहीं देखा है। 112 दैट्स इट। या अब बताइएगा 118 की इनकी बाइंग प्राइस है, अब कितना इनको और रुकने की सलाह होगी? स्टॉप लॉस बता दीजिएगा थोड़ा। जी एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। लास्ट ईयर ही एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ आया था
एंड आईपीओ के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था टुवर्ड्स 155 एंड उसके बाद मार्केट करेक्शन के साथ इसमें भी काफी अच्छा डिप देखने को मिला है। तो फिलहाल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट हमने रिसेंटली देखा है कि जो मार्च का स्विंग लो है वहां से स्टॉक जो है हायर टॉप हायर बॉटम प्राइस स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट वीक भी हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा था लगभग 103 के आसपास से। तो 103 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। मई का मंथ में भी एक स्विंग लो था एंड लास्ट वीक का भी लो वहीं पे कॉन्साइड करा है। तो अभी फिलहाल के लिए 102 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए। बाउंस में अगर आप देखें तो 117 जो इनका बाइंग प्राइस है वहीं पे मई का स्विंग हाई भी है। तो राइट। अभी राजेश जी, ये एनटीपीसी ग्रीन थोड़ा हमारी कवरेज में नहीं है मेरे ख्याल से। गुलशन, आपका अदानी ग्रीन पर भी कोई सवाल था क्या? जी हाँ मैम, अडानी ग्रीन पे आया है। वो कितने में लिया है आपने? मैम मेरे पास शोज 100 शेयर हैं 1024 की बाइंग प्राइस पे। 1024 है आपकी बाइंग प्राइस? जी मैम। चलिए ठीक है, इस पर छोटा शॉर्ट टर्म नजरिया झटपट बताइएगा जरा राजेश प्लीज। जी कविता जी, लास्ट वीक हमने देखा था कि अदानी स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन था और अदानी पावर अदानी ग्रीन में भी एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। जो इसका रिसेंट का स्विंग हाई है 1070 का, तो वो रिटेस्ट करते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1070 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये अगर अपसाइड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबली 1170 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर एक स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 965 का। यहाँ पे क्रूशल की एवरेजेस भी है एंड एक बुलिश गैप रह गया। तो 965 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा एंड नियर टर्म में 1070 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 950 जो है वो अहम सपोर्ट लेवल, आगे जो है 1070-80 तक के स्तर जो है नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, सुशील मेहता जी को जोड़ते हैं हमारे अगले कॉलर। सुशील जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सुशील जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा आप म्यूट कर दीजिए, वो रिपीट हो रही है। सुशील जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? माँ जी पहुंच रही है। हाँ, अपना टीवी का जरा वॉल्यूम म्यूट करिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, आप पहुंच रही है। जी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ आ रही है आवाज। हाँ कर दिया, म्यूट किया हुआ है। तो मेरे पास HDFC बैंक के वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे पास HDFC बैंक के 400 से ज्यादा शेयर है और दूसरा 400 से ज्यादा शेयर है, मतलब 500 करीब है। तो उसकी खरीद भाव 100 रुपए है, समझ लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और स्टॉक आपने लिया एशियन पेंट्स 750 के भाव पे, सही है? बड़े पुराने दोनों, ये बड़ी देर से चल रहे हैं मेरे पास। ठीक है, चलिए। अब क्या करें, इनको बेच दूं या अभी देखूं इनको कुछ और? ठीक है, अच्छे बेहतर राय आपको देते हैं। सुशील जी ने काफी इंटरेस्टिंग बाइंग की हुई है राजेश। एशियन पेंट 750 के भाव पे खरीदा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी बाइंग है और यहाँ पर इन्होंने 100 रुपए के स्तर पे HDFC बैंक खरीदा हुआ है। दोनों में ज़बरदस्त फायदे में है। सीधे पूछ रहे हैं क्या बेच देना सही है या यहाँ से जो है वो और ज़्यादा पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है? बताइए क्या राय है? देखिए प्रशांत जी, HDFC बैंक काफी अच्छे लेवल्स पे बाई किया है एंड इसका रिवॉर्ड भी मिला है एंड यहाँ से फर्दर एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड है। स्टॉक जो है नियर टर्म में 2100 लेवल्स तक भी होल्ड जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, काफी अच्छी कंपनी है एंड अप ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 2100 के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने बाई किया है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भी एक काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की है। रिसेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है बट अभी एक नियर टर्म में बॉटम आउट लग रहा है। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स में भी बाय होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से 2600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं
बट 2600 के आसपास चाहे तो एक बार पोजीशन को एक 50% तो एटलीस्ट बुक करना चाहिए, क्योंकि एशियन पेंट्स में अगर आप देखिए तो काफी पेंट स्टॉक्स में काफी कंपटीशन के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो 2600 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहां पे चाहे तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। परफेक्ट। चलिए, तो ये सवालों के जवाब तो हमने दे दिए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारी खास पेशकश ऑप्शंस के चैंपियन का रुख करते हैं। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल के साथ साथ आज आपकी रणनीति भी बताइएगा क्या है दर्शकों को। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। वेल, बाजार की चाल की अगर बात करें सबसे पहले तो लाइक ओवरऑल जो बायस हैं वो अभी भी पॉजिटिव साइड में। आज इंट्राडे में जरूर हम कुछ स्लाइड डिप्स मार्केट के अंदर देख रहे हैं एंड मुझे लगता है लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट लेवल 25,500 है, उसके नीचे 25,300 पर भी एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। वाइल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इमीडिएट आज इंट्राडे के लिए 57,180 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स होल्ड है पूरी पॉसिबिलिटीज है एक फर्दर रिबाउंड की दोनों ही इंडाइसेस में। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली और ऑप्शंस की रणनीति की। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आज पीएसयू बैंक्स में एक अच्छे लाइक रिवर्सल जो है वो बनते हुए नजर आए हैं और मोस्टली सारे पीएसयू बैंक्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए मॉर्निंग से ही नजर आ रहे हैं। आज का ऑप्शन का रणनीति पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में सजेस्ट करूंगा 250 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से रिवर्स होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मूविंग एवरेजेस में देखने को मिला है। अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स स्टॉक जो है वो एक रिबाउंड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है ऑन दी हायर साइड में एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कंटिन्यू हो सकता है। सो 250 का कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम करीब 8 रुपीज के आसपास 8 रुपए के अराउंड चल रहा है, यहाँ से बाय लिया जा सकता है। 6 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अप साइड में 10 रुपए 20 पैसे तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका लॉट साइज 2950 का है। तो यहाँ मैक्सिमम लॉस 3,510 रुपए की होने की पॉसिबिलिटी है, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 6,435 रुपए तक देखने को मिल सकता है। चलिए सचिन, आपने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में रणनीति बताई है। स्टॉप लॉस आप 86 का बता रहे हैं। अधिकतम मुनाफा जो आपने आंका है वो 6435 का है, नुकसान 3510। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, आपने समय दिया, रणनीति बताई। और चलिए इसी के साथ अब वक्त भी हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक रिस्क डिस्क्लोजर दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़कर रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर राजेश भोसले हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम दे रहे हैं। जाते जाते नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, इस नंबर पर अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आपके सवाल तो हम ले ही रहे हैं, कुछ अहम खबरों से भी चलिए आपको वाकिफ करा देते हैं। और बात आज कर्नाटक बैंक की, जो काफी दबाव में है। आखिर इस दबाव की, इस प्रेशर की वजह क्या है, कर्नाटक बैंक को लेकर आखिर खबर क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, जरा बताएं आखिर मुश्किलें क्या है। जी हाँ, कर्नाटका बैंक के टॉप लीडरशिप ने इस्तीफा दे दिया है और एमडी एंड सीईओ श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने रेजिग्नेशन दिया है। उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा 15 जुलाई से। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है और यहाँ पर 31 जुलाई की इफेक्टिव डेट दी गई है। बोर्ड ने ऑलरेडी, यानी कि बैंक ने ऑलरेडी ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए हैं और एक नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि बैंक का कार्यभार संभालेंगे। जो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट जी का अपॉइंटमेंट है वो इफेक्टिव होगा 2 जुलाई, यानी कि इसी हफ्ते वो कार्यभार संभाल लेंगे। और साथ ही बोर्ड ने जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है नए एमडी एंड सीईओ को ढूंढने की, और उस प्रक्रिया के तहत अब ये जो नए एमडी एंड सीईओ का चयन होगा, और साथ ही यहाँ पर रेगुलेटर का अप्रूवल लिया जाएगा, न सिर्फ फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए बल्कि जो इंटरिम अपॉइंटमेंट किए गए हैं वहाँ पे भी रेगुलेटर की
जो अप्रूवल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मामला जो पूरा था, जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में कुछ पहले डिफरेंसेस हुए थे। आपको हम याद दिला दें कि ऑडिटर्स ने ऑलरेडी करीब 1.5 करोड़ का एक एक्सपेंस मार्क किया था, जिसमें बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया गया था। ये कंसल्टेंसी के लिए एक्सपेंस दिखाए गए थे। हालांकि इस पर मैनेजमेंट का पहले एमडी एंड सीईओ का कहना था कि ये जो एक्सपेंस है बहुत ही छोटा है और इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑडिटर ने FY25 के अकाउंट्स में, यहाँ पे नोट्स जो अकाउंट्स में पहले ही मेंशन किया था ये जो एक्सपेंस था यहाँ पे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कर्नाटका बैंक की तरफ में, उन्होंने बोला है कि इस मामले को एमिकेबली यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके सुलझा लिया गया है, तो अब ये मामला नहीं रहता है, ऐसा बैंक क्लेम कर रहा है। लेकिन टॉप लीडरशिप ने बैंक को क्विट जरूर कर दिया है। चलिए, शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बहुत सारी हलचल और बेचैनी कर्नाटका बैंक में, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि आज लगभग 6.5% तक टूट चुका है ये स्टॉक का। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कर्नाटका बैंक खबर आपने भी सुनी और तमाम बातें भी आपने जानी, बाकी बताइए, इम्पैक्ट हमें तो नज़र आ रहा है, ये और कितना गहरा सकता है? कर्नाटका बैंक यहाँ से कैसा लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, आज एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का प्राइस ब्रेकडाउन है और प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक किया है, तो यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मई का जो स्विंग लो है 185 का, तो वो वापस रिटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। बट अभी फिलहाल वीकनेस है 185 ऑन द डाउनसाइड, एंड ऊपर में देखे तो 200 डे में 201 के आसपास है, तो वो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। ऑलराइट, कर्नाटका बैंक पर खबर के चलते ये सलाह हमारे एक्सपर्ट की। और इसी के साथ राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद आपका। और एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार योर स्टॉक के सेकंड एडिशन में भी आपके सवालों के जवाब पर हमारा फोकस होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार एक नए एक्सपर्ट के साथ योर स्टॉक फिर से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक। एक पड़ाव हमने कविता पार कर लिया है, आधे घंटे और तमाम जो है सवाल दर्शकों के होंगे, अहम खबरों पर भी नजर रहेगी, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव, निफ्टी करीब 80 अंक फिसलकर 25,600 के पास। बैंक निफ्टी ऊंचाई से 250 अंक फिसला 57,400 के करीब। डिस्काउंट पर डील से जेबी फार्मा करीब 6% तक टूटा, तो वहीं टोरेंट फार्मा सपाट। यूएसएफडीए से कैंसर की दवा को मंजूरी मिलने से एलेंबिक फार्मा करीब 12% दौड़ा। वहीं पेंसिलिन जी प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने की इजाजत से ऑरबिंदो फार्मा का शेयर 2% से ज्यादा मजबूत। नेटको, अजंता फार्मा और लॉरिस लैब्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर और मारुति देर से 2% कमजोर। आयशर और मदसन पर भी दबाव। सरकारी बैंकों में खरीदारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में 3 से 4% तक की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में भी मजबूती। आज बंद होने वाला इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का आईपीओ ठंडे रिस्पांस के साथ अब तक सिर्फ 98% यहां पर भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण नीलानी की अवॉइड की सलाह। 2 नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और एड कंट्री मीडिया का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। आज से खुला वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिद्धार्थ टेक्सटाइल का आईपीओ। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने तीनों ही आईपीओज में दी अवॉइड की सलाह।
पुष्पा ज्वेलर्स और सिल्की ओवरसीज का आईपीओ भी आज से खुला। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने दोनों ही आईपीओज में दी अवॉइड की सलाह। ऑलराइट, वेलकम बैक योर स्टॉक के सेकंड एडिशन में, जहां पर भी हमारा फोकस आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर रहने वाला है। और सवाल कैसे आपको पूछने हैं एक बार झटपट बता देते हैं। तरीका फिर से एसएमएस के जरिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल हम तक आप पहुंचाइएगा। यूट्यूब पर फिलहाल देख रहे हैं तो अपने सवाल आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टॉक का नाम डालिएगा अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, या कोई नई खरीदारी करनी है तब भी उस स्टॉक का नाम आप डाल दीजिएगा, और कितने समय तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं ये जानकारी भी हमें दे दीजिएगा। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। और लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। बाजार का एक चेक हम ले लेते हैं जहां पर बाजार लगभग उन्हीं लेवल्स पे फिलहाल कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस में एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, खासतौर से स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखिए आधा % ऊपर है। मिड कैप में भी खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1016 डिक्लाइंस हैं, 1618 हमें फिलहाल एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू बैंक का जो पूरा पैक है ये एक्शन में है, लगभग 2.25% की इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, भले ही वो यूनियन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इंडियन बैंक हो, बीओबी हो, तमाम पीएसयू बैंकिंग पैक में हमें अच्छी खासी तेज़ी के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तमाम सेक्टर्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन में नहीं है। ऑटो हम देख सकते हैं पूरी तरह से आज खामोश है, यहाँ पर आज तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी सपाट लाल निशान पे कारोबार हो रहा है। फार्मा हमें आज एक्शन में दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है यहाँ पर। ऑरबिंदो फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के चलते एक्शन में 2% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी हम देख रहे हैं नाटको फार्मा, जंतर फार्मा, लॉरेंस लैब में लगभग 2% या उससे ज़्यादा की तेज़ी पर फिलहाल कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है, अंडरटोन अभी भी बुलिश बनी हुई है। और आगे देखना होगा कि आज पूरे दिन में घंटे वाइज कैसे बाजार पैन आउट होता है। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। बाजार की चाल पे आपकी राय जानेंगे, उसके बाद दर्शकों के सवालों की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी। प्रभात कविता जी, बाजार की चाल अभी तक तो अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि हमें ऊपरी स्तर से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 25,250 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक बुलिश व्यू कंटिन्यू हम रख सकते हैं। ऐसा कोई बेरिश फॉर्मेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है मार्केट के ऊपर, जहां पर सेलिंग की सलाह। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। और अगर हमें 25,500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडेक्स में। 25,250 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चल सकते हैं। और जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है अभी 25,800 के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो स्तर टूटते हैं देन हमें 26,000 से लेकर 26,200 के जोन भी दिखाई देंगे मार्केट में। हालांकि ब्रॉडर स्पेस में जो एक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पे हमें आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पीएसयू बैंक्स है वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। और रिसेंटली अभी ये जो इंडेक्स है अपने पिछले स्विंग हाई के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आ रहा है 7,250 पर। मुझे लगता है वह एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 7,250 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां पर हमें 7,400 तक के भी लेवल्स निफ्टी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो निफ्टी पीएसयू है, जहां पे हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी पीएसयू सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। और आज देखिए तमाम पीएसयू बैंक जो हैं उनकी रफ्तार देखने ही लायक है। चलिए फटाफट से अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अंकित जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए अपना सवाल। सर एक तो मैंने एसबीआई ले रखे हैं 100 शेयर
785 पे। ठीक है। एंड नोसिल है मेरे पास 100 शेयर्स 240 के भाव पे। ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है सर मेरा। ठीक है, ठीक है। तो एसबीआई और नौसिल इन दोनों पर राय जानना चाहते हैं। एसबीआई जो खरीदारी है लक्ष्मीकांत जी, वो 785 की इनकी बाइंग है और ये कहना होगा कि उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग स्तरों पर इसमें खरीदारी की है, यहाँ फ़ायदा इनको होता हुआ। इसके अलावा नौसिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए इनकी जो खरीदारी का स्तर है वो है 240 का, तो यहाँ थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। इन दोनों पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से राय दीजिए। नौसिल 240 की बाइंग और एसबीआई 785 की। पहले नौसिल पे राय दीजिए क्योंकि एसबीआई में तो इनको फायदा हो रहा है। जी प्रशांत जी, नोसिल में तो ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जब तक इसके जो रेजिस्टेंस है जो कि दिखाई दे रहे हैं 210 211 के आसपास, जब तक उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू नहीं आता है तब तक यहाँ पर ये स्टॉक रेंज बाउंड कंसोलिडेटिव मूव में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि निचले स्तर पर सपोर्ट भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 180 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा नोसिल के लिए। जब तक ये 180 के ऊपर रहता है तब तक ये बने रह सकते हैं और मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अगर 210 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 240 250 तक के भी लेवल नोसिल में देखने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए 210 के ऊपर ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। जिस दिन भी 210 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा उस दिन के बाद हमें फिर फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर हम आने वाले समय में हमें 240 से 250 के लेवल्स नोसिल में देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल 180 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पर अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में इन्होंने बहुत ही अंकित जी ने बहुत ही सही लेवल्स पे बाइंग की है। वहां पर ही इसका 200 डीएमए लेवल्स आ रहा है। उसके बाद हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ नजर आ रहा है एसबीआई में। अब जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो 835 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो वहां पर हमें एसबीआई का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि एसबीआई को पुश करेगा 880 से लेकर 900 के लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल है जहां पर हमें देखना होगा किस टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। बट अभी इनको 835 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए और जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 770 के। तो जब तक एसबीआई 770 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और आने वाले समय में 880 से लेकर 900 के लेवल्स हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तमाम काउंटर्स पे आपने सलाह दी है और रजीत साहब पुणे से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, क्या हालचाल? बस ठीक है, बोलिए मैडम। बढ़िया। हाँ, ये हुआ ना अच्छा दमदार जवाब है। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैडम मेरे पास यस बैंक है। ओके। ये तो है, मेरी खरीद एवरेज बाय है 50। ओके। हेलो। हाँ। और अभी 20 रुपया दिख रहा है, उसमें क्या होराइजन 1 साल का है इसके लिए। ओके, 1 साल। और भी कोई काउंटर है आपका? और एनबीसीसी है। ओके। एनबीसीसी मतलब अभी याद नहीं, 200 है एनबीसीसी। एनबीसीसी अभी 124 पे चल रहा है, तो अभी उसमें क्या 1 साल के लिए आगे क्या हो सकता है उसका? ओके, दोनों ही काउंटर्स में 1 साल का समय आपको देना है। परफेक्ट। चलिए लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी? एनबीसीसी 124 1 ईयर। एनबीसीसी में मुझे पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिख रहा है 130 के ऊपर और अगर वीकली क्लोजिंग 130 के ऊपर होती है आने वाले समय में तो यहाँ से हमें 30 पॉइंट और ऐड करने को मिल सकते हैं। जो फिर उसके बाद जो अपकमिंग टारगेट होंगे वो 160 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी काफी अच्छा काउंटर है, इसको होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस में इनको सजेस्ट करूंगा 110 का। 110 के ऊपर जब तक ये ट्रेड रहता है जब तक हम पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 130 के ऊपर पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा और वहां से फिर हमें 160 के लेवल्स आने वाले साल में दिखाई दे सकते हैं। भी है इनका लक्ष्मीकांत जी। दूसरा स्टॉक क्या बोल रहे हैं? यस बैंक भी है। जी मैम, यस बैंक के बारे में मैं कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं यस सिक्योरिटी लिमिटेड का एम्प्लॉय हूँ। हाँ, और यस सिक्योरिटी लिमिटेड यस बैंक से जुड़ा हुआ है,
तो सेबी रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं इस पे कोई भी ठीक है, रिकमेंडेशन या सलाह नहीं देता हूँ। ठीक है, चलिए देवेंद्र कुशवाहा का सवाल अगला ले लेते हैं। यूट्यूब से इन्होंने सवाल पूछा है, मध्य प्रदेश से इनका सवाल हमारे पास आया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आज जाना चाहते हैं। 200 क्वांटिटी में इन्होंने 5045, एक बार फिर मैं बाइंग प्राइस बता देता हूं, 5045 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और यहां पर 28,500 के करीब नुकसान झेल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड वैसे तो डिफेंस के शेयरों पर और खासतौर पे सरकारी डिफेंस क्षेत्र की जो कंपनियां रही हैं उस पर तो एक्सपर्ट्स बुलिश ही नजर आए, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी स्तरों की है, 5045। क्या राय बनेगी? देखिए, मेरे ख्याल से जब इन्होंने बाइंग किया था उसके बाद से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, पर अगर हम वीकली चार्ट्स पर पिछले 5 से 6 हफ्तों का ट्रेंड देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही नैरो रेंज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है 20 और 50 डीएमए का। बट जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 5150 के ऊपर। तो 5150 के ऊपर अगर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है, वहां से फिर एचएल अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। फिर वहां से हमें 5700 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। अभी एक स्टॉप लॉस इनको लेकर चलना चाहिए, जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है 4400 का। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करें, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है 5150 के ऊपर आएगा, वहां से फिर 5700 की जर्नी ये स्टॉक कवर कर सकता है। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल। रघुवीरा भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भट्ट साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, हाय, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी है सर? मेरा दिल्ली वेरी में है। Okay. 268 में लिया था, 55 क्वांटिटी में लिया है। गॉट इट। ये मेरा नजरिया है 6 महीने से 1 साल। ओके, 6 महीने से 1 साल, परफेक्ट। आप मुनाफा फिलहाल थोड़ा सा कमा भी रहे हैं, लेकिन ये मुनाफा कैसे बढ़ना चाहिए बता देते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बाइंग प्राइस इंटरेस्टिंग है इनकी 268, और टाइम फ्रेम आपको कैसा लगा? 6 महीना 1 साल का समय दिया जा सकता है? जहां से रघुवीर जी ने बाइंग करी है, मुझे लगता है कि वो भी अच्छे लेवल्स थे और वहां से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला था डिलीवरी में, और वहां से फिर इसके अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में भी तेजी बनी रह सकती है। सो जो अपसाइड के जो एक्सपेक्टेड टारगेट अभी यहाँ करंट लेवल से नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं 420 तक के। और मेरे को लगता है कि अगर 420 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, तो वहां से फिर हमें 470 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि इनका नजरिया 6 महीने से 1 साल का है, तो मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लेकर चले, जहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है 50 और 200 डीएमए का, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर ही होता है। तो उसके जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 335 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चले और आने वाले समय में 420 450 तक के लेवल का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 420 और 450 तक के स्तर आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स के बीच फार्मा सेक्टर की बड़ी डील हुई है। पूरी खबर के साथ अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, फार्मा सेक्टर से अहम खबर है, बताइए इस डील की बड़ी बातें क्या है? टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जेबी केमिकल्स में केकेआर एंड कंपनी की 46% भागीदारी को खरीदेगा। इस डील के लिए जेबी केमिकल्स की जो एंटरप्राइज मूल्यांक है वह करीब 26,000 करोड़ आंकी गई है, और टोरेंट ये जो 46% भागीदारी है वह करीब 12,000 करोड़ में खरीदेगा। अभी पिछले साल भी केकेआर कई जो निवेशक हैं उनसे बातचीत कर रही थी और उनमें टोरेंट फार्मा भी शामिल था, लेकिन पिछले साल कुछ वैल्यूएशन को असहमति लेकर ये डील आगे बढ़ नहीं सकी, और अभी टोरेंट फार्मास्यूटिकल अभी हाल ही में
फिर ये डील में वापस आया है और अभी ये डील हो चुकी है। अभी टोरेंट फार्मास्यूटिकल के जो ये एक्विजिशन है उसको संपन्न करने के बाद वह एक ओपन ऑफर करेगा 26% जो जेबी केमिकल्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, और वो जो ओपन ऑफर है वो 1639 रुपये प्रति शेयर के भाव पे होगा, और ये एक्विजिशन है वो 1600 रुपये में हो रहा है। अभी पिछले साल टोरेंट फार्मा के अलावा जो केकेआर की बातचीत एक अन्य फार्मा कंपनी अल्केम लैब्स के साथ भी चल रही थी, उस समय ये डील हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी ये डील दोनों पक्षों ने संपन्न कर दी है। अभी उसके डील होने के बाद ये अभी प्लान है कि टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स का मर्जर हो जाएगा, और इसके लिए टोरेंट फार्मा ने जो स्वैप रेशियो दिया है वो जो 100 जेबी केमिकल्स के शेयर्स हैं उनको 51 टोरेंट फार्मा के शेयर्स प्राप्त होंगे मर्जर के पश्चात। चलिए, तो ये है राय इस वक्त इस अहम खबर को लेकर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और इस पर एक पूरे ओवरऑल फार्मा सेक्टर पर भी एक नज़रिया ले लेते हैं, क्योंकि फार्मा में आज हमें जोश देखने को मिल रहा है। आज देखिए, अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर अच्छे खासे रुझान देखने को मिल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपने भी ये पूरी खबर सुनी, हमें बताइए कि टोरेंट फार्मा या बाकी फार्मा कंपनियों को लेकर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? निफ्टी फार्मा इंडेक्स में पिछले कई दिनों से हायर टॉप्स हायर बॉटम के रुझान नजर आ रहे हैं, बट अभी ये जो सेक्टर है थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये अपने जो इसके जो प्रीवियस स्विंग आए 20,350 के आसपास, वहां पर एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं आता है तब तक यहाँ पर जो एक कंसोलिडेटिव मूव है वो चलता रहेगा। अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज आई है उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर ये जो स्टॉक है अभी भी अपने जो ऊपरी स्तर है उसके ऊपर टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अभी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बेरिश काइंड ऑफ बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो अभी देखना होगा कि ये अपने जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस हैं जिनके लेवल्स दिखाई दे रहे हैं 3,250 के आसपास, अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है टोरेंट फार्मा में। इमीडिएट रेजिस्टेंस 3,500 के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर ये निकलता है देन आफ्टर हमें इसमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। उस दौरान ये स्टॉक फिर जो इसके लाइफ टाइम हाई है 3,600 के आसपास वहां तक निकल सकता है। पर अभी फिलहाल करंट लेवल्स पे बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म डिप अगर 3,250 के आसपास आता है और वहां पर ऐसा कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है देन आफ्टर बाइंग रिकमेंडेशन के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको पूरे फार्मा सेक्टर और कुछ खास स्टॉक पर लक्ष्मीकांत जी की तरफ से मिलती हुई। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, कुछ अहम खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और योर स्टॉक में अब फोकस करते हैं कुछ यूट्यूब के सवालों पर, और सरोज कुमार तिवारी जी का हम सवाल लेंगे। इन्होंने लक्ष्मीकांत जी 2 स्टॉक्स पे सवाल पूछा है, बिरला सॉफ्ट पे और विप्रो पे। विप्रो में इनकी खरीद 264 की है, बिरला सॉफ्ट में इनकी खरीद 432 की है। दोनों में ही इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। विप्रो 264, बिरला सॉफ्ट 432। बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक बेस फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है 420 से लेकर 415 की रेंज पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव हम देख पाएंगे इस स्टॉक में, बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 452 455 के ऊपर ट्रिगर हो सकता है। अगर वो लेवल्स निकलते हैं तो एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा इस स्टॉक को, और ये स्टॉक फिर अपने जो ऊपरी लेवल्स है वहां तक निकल सकता है।
जो अपकमिंग लेवल्स है वो 485 से लेकर 500 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग करके चला जा सकता है। 415 का स्टॉप लॉस लगाया जाए और फिर इसको हम बाय करके चल सकते हैं। 455 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हमें ऊपरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। वहीं पर अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है, अभी भी अपने 200 डीएमए के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 250 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 250 के लेवल्स के ऊपर जब तक ये ट्रेड करता है तब तक एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर 275 के लेवल्स टूटेंगे तो फिर वहां से फिर हमें जो इसकी जो अपसाइड के मूव है वो देखने को मिल सकते हैं और इस स्टॉक को पुश करेंगे 290 से लेकर 300 के जोन के आसपास। तो बिरला सॉफ्ट और विप्रो दोनों पर आपको राय इस वक्त मिलती हुई, इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम जो स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। और उससे पहले एक अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। आज जोरदार एक्शन नजर आ रहा है एलेंबिक फार्मा के शेयर में, आखिर इसकी वजह क्या है? अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताएं, एलेंबिक फार्मा में इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, जरा उस पर अपनी राय दें। प्रशांत, देखिए एलेंबिक फार्मा को एक दवा के लिए, एक इनफैक्ट इंजेक्शन के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है और उसका नाम है डॉक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जो इस्तेमाल होता है ओवेरियन कैंसर में होता है, एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा में होता है और मल्टीपल माइलोमा में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। $29 मिलियन का एक बड़ा मार्केट है इस इंजेक्शन का और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ उछाल है। 20 mg 10 ml के सिंगल डोज वायल को मंजूरी मिली है और इसके अलावा 50 mg 25 ml के सिंगल डोज वायल को मंजूरी मिली है। अगर हम एलेंबिक फार्मा की बात करें तो जो टोटल ANDA है, यानी कि एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, तो यूएसएफडीए से जो अप्रूवल है उनकी संख्या है 224। तो चूंकि एक बड़े इंजेक्शन को, एक जिसका बड़ा मार्केट है, उसको मंजूरी मिली है, तो आज शेयर में हम तेज उछाल देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके एक महीने के क्रम चाल की बात करें तो 8 से 10% के आसपास की तेजी महीने भर में हुई है। 6 महीने की बात करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 से 3% के आसपास की तेजी होगी। लेकिन साल भर में 16 से 18% के आसपास का उछाल शेयर में हम देख चुके हैं। तो एक अहम मंजूरी और आज हम देख रहे हैं कि शेयर का सेंटिमेंट पूरी तरह से चेंज हो रहा है। डे हाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है, करीब 14 से 15% का उछाल फिलहाल हम एलेंबिक फार्मा के शेयर में देख रहे हैं। ये है पूरे खबर एलेंबिक फार्मा को लेकर और आज देखिए लगभग 14% ऊपर इस वक्त एलेंबिक फार्मा। हम पूरे फार्मा सेक्टर पर तो राय ले ही रहे थे। अभिषेक, शुक्रिया करेंगे और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहेंगे। स्पेसिफिकली जरा एलेंबिक फार्मा को देखिए, क्या राय बन रही है? जबरदस्त रफ्तार। देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे गेन दिखा चुका है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पे 1050 के ऊपर और वहां से ये स्टॉक फिर 50 पॉइंट के अपसाइड के मूव के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश साइड का नजर आ रहा है। इसके जो पिछले रेजिस्टेंस है 1050 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला जा सकता है और जो अपसाइड के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1180 से लेकर 1200 के जोन के आसपास। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम अराउंड 100 पॉइंट का जो अपसाइड के मूव है उसको हम पकड़ सकते हैं। और राइट, एलेंबिक फार्मा और पूरे फार्मा पैक पे आपने ये राय रखी और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए यहाँ पर एक यूट्यूब पर भी हम सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल होगा ये शो का। बीएसई लिमिटेड पर इनका नाम नहीं है हमारे पास, बट इनका जो हैंडल है वो पी वजह है और ये पूछ रहे हैं बीएसई लिमिटेड बस स्टॉक का नाम डाला है, एंट्री करनी है या खरीदारी कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। दोनों के लिहाज से बता दीजिएगा, शॉर्ट टर्म नजरिया बीएसई में क्या करना चाहिए अब इनको, अगर इन्होंने खरीदारी करनी है और अगर कर चुके हैं तो कितना रुके, किस स्टॉप लॉस के साथ? लक्ष्मीकांत जी। 60 यहाँ पर हमें एक बीएसई ने एक टॉप बनाया था अराउंड दी लेवल्स ऑफ 3030, फिर वहां से हमें एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 2500 के सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दिया था अभी कुछ दिनों पहले, बट जैसे स्टॉक 2865 के लेवल्स पर पहुंचा तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है और हम पिछले 5-6 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो साइडवेज कंसोलिडेटिव
मूड के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 2865 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, देन आफ्टर बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान जो हमारे टारगेट होंगे वो 3020 के होंगे, और उस वक्त जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो रखना है 2640 का। अगर इनके पास पहले से है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि 2640 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चलें, और ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है 2865 के ऊपर। परफेक्ट। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर मुनाफे की मंडी और हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ, जो कि शो पर हाईलाइट वो करेंगे। सोने चांदी की रफ्तार पर तो बातचीत होने वाली है, कॉपर में क्या मसला चल रहा है, कच्चे तेल में अब कीमतें कितनी और नर्म होंगी, बताइए। देखिए, कॉपर में खास करके यूएस में दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। यहाँ से देखेंगे तो 10% प्रीमियम वहां पर है। हाँ। क्योंकि जो ट्रेड डील है उसको लेकर चिंताएं हैं, वहां लग रहा है कि कहीं टैरिफ ना लग जाए, इंपोर्ट में स्क्रूटनी की बात हो रही है, तो वहां पे स्कार्सिटी की स्थिति है। तो क्या कुछ हो सकता है कॉपर में, ये बताएंगे। मॉनसून को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। बिल्कुल, कवर हो गया ना मॉनसून पूरे देश भर में 9 दिन पहले सिर्फ जून के लिए कवर हुआ है ये, हम कि पूरे मौसम के लिए समझे कि मॉनसून कवर हो गया। पूरे देश भर में मॉनसून पहुंच चुका है, वो भी 9 दिन पहले। एब्सोल्युटली 2020 के बाद सबसे पहले इतनी तेजी से पहुंचा हूं, तो कि रफ्तार बेकाबू तो नहीं हो रही है। ये देखना होगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चर्चाएं होंगी ब्रेक के बाद।